हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम विजन आईएएस का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारी आर्ट एंड कल्चर की विजन आईएएस की पीटी 365 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स, जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वीडियोस देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाकर के उसे देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अवार्ड्स के सेक्शन की। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अवार्ड जो भी हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ मिला है, हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ मिला है यहाँ पर लिटरेचर में, तो हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, वो बेसिकली इस अवार्ड को देता कौन है? नॉर्वेनियन ऑथर जो हैं और जो ड्रामेटिस्ट हैं जॉन फॉसी, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उन्होंने एक इनोवेटिव प्ले और कुछ कविताएं लिखी हैं, उसके बारे में उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अगर मैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की बात करती हूँ तो द अकेडमी ऑनर्ड फॉसिस बॉडी ऑफ अ वर्क रिटन इन नॉर्वेजियन नायरॉस्क विच इंक्लूड्स सेवरल प्लेज नॉवेल्स। तो इन्हीं के कहना चाहिए, इनकी याद में यहाँ पर ये दिया जाता है। नॉर्वेस्क इज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की लैंग्वेज है, उसमें जिसने भी लिखा हुआ है उसको दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो अभी रिसेंट प्राइज़ दिया हुआ है वो किसके दिया हुआ है? फ्रेंच ऑथर एनी एर्निक्स जो है उनको 2022 में मिला हुआ है। और तंजानिया के नॉवलिस्ट हैं एक अब्दुल रज़ाक गुरनाह, उनको 2021 का दिया हुआ है। तो दोनों याद रखेंगे, 22 का किसको मिला और 21 का किसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। किन की याद में दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए, जॉन फॉसी की याद में यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये अवार्ड देने का काम करती है। और बेसिकली यहाँ पर किसके लिए अवार्ड ये दिया गया है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, साहित्य के क्षेत्र में जिसने बहुत अच्छा काम किया है। लिटरेसी ओनर कन्फर्ड एनुअली और राइट मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स लिटरेसी के केस में। मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में बेसिकली जिसने लिखी होती है उसको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब मेजर इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी है? हमारी वही 22 भाषा है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। देन उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनमें लिखते हैं तो भी आप मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड आपको मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक कॉपर का प्लेक मिलता है और शॉल मिलता है, और यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलता है। साहित्य अकादमी फंक्शन जो है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने तरफ से काम करती है। और ये सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अमृत अवार्ड बोलते हैं इसको। बेसिकली 84 आर्टिस्ट हैं जिनको यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड दिए गए हैं। अगेन वही 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारी 8th शेड्यूल की, उनके में दिया जाता है, और इंग्लिश और राजस्थानी को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक नेशनल ऑनर ऑन परफॉर्मिंग आर्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स, इनके लिए अच्छे से वो आर्ट परफॉर्म करें, इसके लिए यहाँ पर उनको एक नेशनल ऑनर के तौर पर ये दिया जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिस्ट है उसकी एज होनी चाहिए अबव 75 ईयर्स, हु हैव नॉट बीन अकॉर्डेड एनी नेशनल ऑनर इन देयर करियर सो फार, जिसको अभी तक कोई नेशनल ऑनर नहीं मिला है उनको बेसिकली दिया जाता है। एक 1 टाइम अवार्ड होता है संगीत नाटक अकेडमी का, ये ध्यान रखेंगे। इसमें प्राइज मनी अगेन 1 लाख रुपीज़ होती है। बिसाइड्स यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? ताम्रपत्र दिया जाता है और अंग वस्त्रम, वही ताम्रपत्र मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, और अंग वस्त्रम जो हमको शॉल दिया जाता है। कौन देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कुछ अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं। सॉरी, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर हमको अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट अवार्ड जो है वो है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, उनको पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो थे वो। देन गोविंद स्वाम्प लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन पुणे, यहाँ पर इनको दिया गया है। पहले हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया है 2022 में, रीसेंट का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। गोल्डन जुबली ईयर ऑफ एएसआई में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ना। देन उसके बाद प्रोफेसर गोविंद स्वरूप की अगर मैं बात करूंगी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ये ध्यान रखना है आपको, इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के जनक हैं। देन इन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप एंड जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप इसका कंस्ट्रक्शन किया था। एंड ही वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये ध्यान रखना है, जो कि पुणे में अवस्थित है। एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ अ स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये चीज़ नहीं भी याद रखेंगे ना, लेकिन फाउंडिंग डायरेक्टर किस चीज़ के हैं ये ध्यान रखना है, वो अवस्थित कहाँ है, पुणे में, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ इन्होंने कौन सी 2 चीज़ें कंस्ट्रक्ट करी है ये ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसको मिला हुआ है, गोविंद स्वरूप जी को मिला हुआ है। मतलब कहना चाहिए अभी हमारे जो एएसआई है उसके गोल्डन जुबली अवार्ड हुए उसमें स्टार्ट किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड देखने के लिए मिलेगा। ये आसाम बेस्ड अवार्ड है। जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं रवि कन्नन, अमंग द विनर्स ऑफ 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड, इन्हों को दिया गया है, तो इनका नाम याद रखना है, रवि कन्नन। ये स्टैब्लिश कब हुआ है, 1957 में। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, इट इज नेम्ड आफ्टर 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ये ध्यान रखना है, उनका नाम मैग्सेसे था। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन जो है इसको ऑनर करती है, और एशिया में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली सोशल कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो। फिर आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो डिस आर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2023 हैज बीन जॉइंटली अवॉर्डेड टू डैनियल बैरनबॉइन एंड अली अब्दुल अबू अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है, इनको यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं। दे हैव बॉट टुगेदर द यूथ, लोगों को साथ में लेके आए हैं, और कहाँ के लिए, इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड फॉर नॉन वायलेंस रेजोल्यूशन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये आई है चर्चा में। बेसिकली इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो 1986 से दिया जा रहा है बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इसमें आपको 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, मॉनेटरी अवार्ड। जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या जो हमारा भारत रत्न होता है, भारत रत्न जो होता है, क्या वो मॉनेटरी अवार्ड है या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या वो मॉनेटरी अवार्ड है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। बेसिकली 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, उनको वर्ल्ड अवॉर्डेड अनुपमा सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। ये रिकॉग्नाइज करता है रेस्टोरेंट्स को अब्रॉड दैट प्रमोट्स इंडियन कलनरी, जो भी हमारी कुजीन को, इंडियन कुजीन को फॉरेन में कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके लिए है। और ये इनिशिएटिव किसका है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन का, ICCR का। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। और स्टार्ट कब हुआ था, 1950 में। किसने स्टार्ट किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है, नया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ ट्राइब्स की बात कर लेते हैं जो चर्चा में थी। बेसिकली उनकी लैंग्वेज यहाँ पर चर्चा में थी, कुई लैंग्वेज चर्चा में थी। तो ओडिशा कैबिनेट ने प्रपोज किया है कि कुई लैंग्वेज को आप 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लो। कुई लैंग्वेज बेसिकली किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज को बिलोंग करती है। बेसिकली जो हमारे कांधा ट्राइब या कौन ट्राइब होते हैं, लार्जेस्ट ट्राइब है जो उड़ीसा का, वो ये लैंग्वेज बोलती हैं। ये उड़िया स्क्रिप्ट यूज़ करती हैं, घुमसई डायलेक्ट पे बात करती हैं। अगर हम 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑफिशियली इसमें 22 लैंग्वेजेस शामिल की गई हैं, ठीक है ना। 14 लैंग्वेजेस जो थी, 14 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस जो इनिशियली इसमें लिस्ट करी गई थी, उसके बाद में एड ऑन हुई है। उसके बाद सिंधी जो हुई है वो 1967 में इसमें इंट्रोड्यूस हुई है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में आई है। संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत यहाँ पर ऐड हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने ट्राइब्स बता दी आपको कि अगर झारखंड जा रहे हैं तो आपको सरना फेलोवर्स ऑफ अ सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी डिमांड, तो यहाँ पर सरना मिल गई। जम्मू एंड कश्मीर में पैथरिस मिल गई। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवास मिल गए। वेस्ट बंगाल में गारो ट्राइब है। वेस्ट बंगाल में आपको टोटो ट्राइब भी देखने के लिए मिलेगी। त्रिपुरा में आपको बोरो
मिलने देखने के लिए मिलेगी। म्यांमार में जो पीपल देखने के लिए मिलेंगे। उड़ीसा में आपको जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, ये बता देती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कोया ट्राइब देखने के लिए मिलेगी। तमिलनाडु और केरला में आपको मुथुवन ट्राइब देखने के लिए मिलेगी, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चर्चा में थी। कर्नाटका में आपको हक्की पक्की ट्राइब, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर ट्राइब वाला आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अब मिसलेनियस चीज़ों की बात कर लेते हैं कुछ। यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया की बात की गई है, किस तरह से मिलिट्री सिस्टम उस समय पर चलता था। तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। देखिए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं तो पता होना जी, प्रोजेक्ट उद्भव यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के इनॉग्रेशन में? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के इनॉग्रेशन में प्रोजेक्ट उद्भव लेकर आए हैं। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है किस किस के बीच में? इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच में। डिफेंस का थिंक टैंक कहलाता है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो रीडिस्कवर करना है प्रोफाउंड इंडिया हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स। यहाँ पर उद्भव का मतलब ये है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, है ना। तो इंडिया हेरिटेज का स्टेट क्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक थॉट्स क्या रहे हैं उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुरू से अभी तक किस तरह से विजडम हमने फॉलो किया है। अगर हम मिलिट्री सिस्टम की बात करें एंशिएंट इंडिया में तो किस चीज़ पर बेस्ड था? बेसिकली लार्ज बॉडी ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनसे हमको इनके बारे में पता चलता है। अगर हम कौटिल्य के समय की बात करते हैं तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखी थी वो मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करती थी, जिसमें उन्होंने इस सब के बारे में बताया कि कौन सी टैक्टिक्स यूज करते थे, रियलिटी उस समय पे ग्राउंड रियलिटी क्या थी। फिर यहाँ पर एक मंडला थ्योरी आई थी जिसने बताया था कि फ्रेंड्स एलाइड कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से अपने नॉलेज को शेयर करने का काम करती थी। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग अगर मैं बात करूं तो इन्होंने स्पाइस वगैरह अमात्य यूज किए थे। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में इन्होंने कमंडका बाय नीतिसारा ये यूज किया था, जो कि क्या है गुप्ता एज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अर्थशास्त्र के ट्रेडिशन को फॉलो करता है। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी ऑफ उपेक्षा मिलेगा, ये डिप्लोमेटिक निगलेक्ट्स एंड डिप्लोमेटिक इनडिफरेंसेस के लिए था। फिर माया दैट इज डिसेप्शन, रीयूज्ड उसको किया रिवाइव ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर से यहाँ पर यूज किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको हमने बता दी हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें अगर हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर मिलिट्री का उद्भव होता है भारत में, तो उसके बारे में भी हमने एंशिएंट टाइम से बात कर ली है। अग्नि पुराण में भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ रिजर्व प्रतिग्रह ऑन द बैटल फील्ड। क्या हम वहां पर प्रतिज्ञा लेते थे उसकी बात करी गई है, ठीक। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे धौरदो विलेज ऑफ कच्छ गुजरात को अवार्ड मिला है वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखना, बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला हुआ है। ये बेसिकली ग्रेट रन ऑफ कच्छ में आपको धौरदो करके एक जगह फेमस देखने के लिए मिलेगी, जो कि होस्ट करता है एनुअल रण उत्सव वाइट डेजर्ट फेस्टिवल। नाम याद रखेंगे, एनुअल रण उत्सव को वाइट डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं। उसके बाद मंडला विलेज जो है मध्य प्रदेश में, इसको भी सिलेक्ट किया गया है अपग्रेड प्रोग्राम बाय UNWTO। रिवर आपको ध्यान रखना है, कर्णावती केन जो है वो इससे फ्लो होती है इस विलेज से। ये नाम याद रखना है, कौन सी रिवर जाती है? कर्णावती। अगर आपने हमारी विलेज रिवर्स की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार वो जाकर भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस्टेब्लिशमेंट की तो 1975 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और ये यूएन के अंदर एक बॉडी सामने आती है 2003 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मैड्रिड स्पेन में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली वही है, पॉलिसी इश्यूज, सोर्सेज ऑफ टूरिज्म, क्या है दिक्कत टूरिज्म में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमको टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करना है, इसलिए 160 मेंबर स्टेट्स जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसमें शामिल है। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है इंडेंटर्ड लेबरर्स की। अब ये ट्रेडिशन कब से परफॉर्म हो रहा है? रामलीला के समय से। इज स्टिल कैरीड इन त्रिनिदाद एंड टोबगो। देखिए ये मैंने आइसलैंड शायद आप लोगों को पढ़ाए हैं, हमारे जो इम्पॉर्टेंट आइसलैंड्स वाले सेक्शन है जो अभी चर्चा में थे उसमें मैंने ये पढ़ाया है, तो इसको ध्यान कर लीजिए एक बार। ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, इंडियन डायस्पोरा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन आइसलैंड में आपको इंडेंटर्ड लेबर्स फ्रॉम इंडिया के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये लेबर्स कौन है? जो कि ब्रिटिश ने रिक्रूट किए थे इन जगहों पर प्लांटेशन का काम करने के लिए। अब वहां से सारी चीजें हट गई हैं, एज ए स्लेव ट्रेड जो है वो एबॉलिश हो गया था 1834 में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा।
तो इनको हम फिर बोलते थे गिरी मित्याज, ये याद रखना है, गिरी मित्याज इनको हम बोलते थे। अब जब इन दोनों का एम का एबॉलिशमेंट हो गया है तो 1916 में मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया था कि जो इंडेंटर सिस्टम है इसको भी हमको एबॉलिश करने की जरूरत है। लेटर इनको 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात करूं तो 1914 में इस्मत और गांधी का एक सेटलमेंट होता है। वहां पर महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बोलते हैं दे ऑब्टेन अ वेवर फ्रॉम पोल टैक्स लीड टू द मूवमेंट ऑफ अ इंटेंडेड। यहाँ पर इनको टैक्स में कुछ छूट दी जाए, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो किस तरह के लेबर होते हैं, कौन सी दो जगह पाए जाते हैं, पता होना चाहिए, त्रिनिदाद और टोबगो, दो जगह याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ फेस्टिवल्स चर्चा में थे, जैसे कि अंबुबाची मेला असम में जो लगता है वो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकेंड। अंबुबाची मेला असम में जो लगता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर देखिए 1 ऑफ द 52 शक्तिपीठास जो हमारे कामाख्या देवी है वहां पर ये होता है और लोकेटेड कहाँ पर है, नीलांचल हिल, आपको ये ध्यान रखना है। गॉडेस कामाख्या यहाँ पर आपको पता है इनके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद एक काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है असम में। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, काती बिहू इसको कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली राइस सैम्पलिंग करते हैं तब किया जाता है। फिर उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, इसका 24th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यूएस, जर्मनी और कोलंबिया कंट्रीज जो है वो, एंड असम स्टेट इसका पार्टनर था। इसको और क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद केर पूजा आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा में हुई है, ये सेलिब्रेट हुई है त्रिपुरा में, और पीपल आर नॉट अलाउड टू लाइट फायर्स ऑन दैट डे। ठीक है, डांसिंग और इवन वियर शूज ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद राजा पर्व उड़ीसा, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है वुमेनहुड के लिए। ये वर्शिप करता है भूदेवी की, वाइफ ऑफ अ लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, देन उसके बाद बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बन्नी फेस्टिवल को विटनेस किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में बन्नी फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पुष्करालू फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में, ये 12 दिन का फेस्टिवल होता है जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल यहाँ पर वाराणसी में परफॉर्म करते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज, या ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो इसको पेशेंटली पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही हमारी रह गई, उनको हम जल्दी से खत्म करते हैं ताकि हम दूसरी पीटी की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की पीटी 365 कवर करने वाले, वो थोड़ा सा हमारा लंबा चलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रही, इसको कवर करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, इसका 37 एडिशन अभी सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पर, गोवा में सेलिब्रेट किया गया है। ओलंपिक स्टाइल होता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो होता है, द स्पोर्ट टीम ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ये ध्यान रखना है। और इसका अगर मैं ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो लाहौर में हुआ था, अनडिवाइडेड पंजाब 1924, ये ध्यान रखना है। लखनऊ ने होस्ट किया था फर्स्ट नेशनल गेम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और फर्स्ट नेशनल गेम्स जो होते हैं ओलंपिक्स में वो 1985 में होते हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 37th की बात हमने करी है, तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी वॉज गिवन टू महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना है। ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी वाली यहाँ पर हमको दी गई है, महाराज, ये महाराष्ट्र को दी गई है। फिर उसके बाद राजा भलेंद्र सिंह जो है उनको कंसीडर किया गया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग 9th एशियन गेम्स टू दिल्ली 1982। देन उसके बाद बेस्ट विमेन एथलीट ट्रॉफी किसको दी गई है, प्रणति नायक को दी गई है और संयुक्ता काटे को दिए गए हैं। बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी वॉज गिवन टू श्रीहरि नटराज को दिए गए हैं, दोनों चीजें बता दी हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि जो टॉर्च है नेशनल गेम्स का वो किसको दिया गया है, उत्तराखंड को दिया गया है। मतलब कि अब 38th नंबर का नेशनल गेम कहाँ आयोजित होगा, उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। और 39th जो आयोजित होने वाला है वो मेघालय में आयोजित होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 1927 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। सर दोराबजी टाटा जो है वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं 2023 के,
उनका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है। बेसिकली 7 स्पोर्ट डिसिप्लिन होते हैं। पैरा आर्चरी होता है, पैरा एथलीट होता है, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल एंड पैरा शूटिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हरियाणा ने टॉप किया है, ये ध्यान रखना है आपको। किब्ग 2023 मेडल टेबल में सबसे बड़ा ये है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आएगा। किब्ग लेटेस्ट एडिशन है गवर्नमेंट खेलो इंडिया इनिशिएटिव का, विच ऑल्सो इंक्लूड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आते हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी आते हैं। तो सब में टॉप किसने किया? हरियाणा ने। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं डायमंड लीग की। डायमंड लीग भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा में देखने के लिए मिलेगी। एक लॉन्ग जंपर है जिनके नाम है मुराली श्री शेखर, उन्होंने सिक्योर किया 3rd प्लेस पेरिस डायमंड लीग में। डायमंड लीग इन एनुअल सीरीज होती है, टॉप टियर ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड एथलीट इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एथलेटिक्स। तो यहाँ पर टॉप टियर ट्रैकिंग जो होती है ना, उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। फील्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें। ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और डायमंड लीग किसके लिए फेमस है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। ये क्वेश्चन आपको हमारा जो अभी एग्जाम हुआ सीडीएस का, उसमें भी देखने के लिए मिला है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट करके ये जीत गया था। बेसिकली 6 सीरीज एक के साथ खेलना पड़े, 3 एट होम्स एंड 3 अवे। ये आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी है। देन वी हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कौन कौन से चर्चा में थे अब देख लीजिए। यहाँ पर रिवैम्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। बेसिकली ये जो स्कीम है ये ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 2017 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बेसिकली वही है कि हमको इंश्योर करना है क्वालिटी एंड इंक्लूसिव प्रोविजंस ऑफ एमिनिटीज थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जो डायरेक्टर जनरल है एएसआई के, उन्होंने रिसीव किया है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेनिंग इन प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। ये मैंने आप लोगों को शायद इसके बारे में बताया है, बस अभी ध्यान रख लीजिए कौन सा हमारा हेरिटेज चल रहा है, 2.0 वाला हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सारों के लिए चल रहा है, एनजीओस के लिए चल रहा है। इसको पहले मॉन्यूमेंट मित्रा कहा जाता था। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का 5 साल का, और 4 यहाँ पर फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ये बस पता होना चाहिए, हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग भी हमने चालू किया है। किसके द्वारा? इसको हम बोलेंगे मेरा गांव मेरी धरोहर करके, माय विलेज माय हेरिटेज। 1 लाख विलेजेस इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, 1 लाख विलेज इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना है। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के तहत इसको लाया गया है। अब इस सर्वे में क्या देखेंगे, हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, द कल्चरल आइडेंटिटी एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर कौन सी कल्चरल चीज फेमस है, उसके तौर पर हम यहाँ पर इसको निकालने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस विलेज लेवल पर हम बात कर रहे हैं। कितने लाख विलेजेस हैं, तो 1 लाख विलेजेस हैं। मेरा गांव मेरा धरोहर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है विथ मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एकदम से ध्यान में नहीं आता है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये मैपिंग क्या होती है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि एक गाइडेंस रहेगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वो बताएंगे कि हमको किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पर कल्चर की मैपिंग करनी है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो उनका मिशन, अगर मैं बात करूँ तो नेशनल कल्चर अवेयरनेस है। फिर यहाँ पर नेशनल आर्टिस्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाता है, नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस भी लॉन्च किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। पहला है नेशनल कल्चर अवेयरनेस अभियान, नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम और नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ये कहना चाहिए बहुत डीप में है, लेकिन हम बहुत डीप में नहीं पढ़ रहा, टू द पॉइंट हम चीज़ें पढ़ते चलें काफ़ी है। कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है यहाँ पर मैंने आपको दे दी है, इसको एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए आपको जेलसर मेटल क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल अत्तर प्रोडक्शन है, अदर रिसेंट जीआई टैग्स भी जो इसके यहाँ पे मिले हैं, अमरोहा ढोलक, ये मैंने आपको पढ़ाया है, बागपत होम फर्निशिंग, मणिपुरी तरकाशी, कालपी हैंडमेड पेपर, ये सारे आपको उत्तर प्रदेश के हैं।
ठीक है। हम कर्नाटका की बात करेंगे तो कारी इशाद मैंगो और लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान का उदयपुर कॉफ्टगिरी मेटल क्राफ्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर बीकानेर का कशीदाकारी क्राफ्ट देखने के लिए मिलेगा। जोधपुर का बंधेज क्राफ्ट और बीकानेर का उस्तकाला क्राफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया हुआ है। मनकुराद मैंगो आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। गोवा में गोआन बेबिकना एंड गोआन कैश्यू ये भी देखने के मिलेगा गोवा का। तमिलनाडु का मट्टी बनाना सैगो सब देखिए मैंने प्रोवाइड कर दिए ना। उदानगुड़ी करके है मना मदुराई पॉटरी ये तमिलनाडु की है। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबरेज राइस, असम का जोहो राइस और मेघालय का लोकाडोंग टर्मरिक, गारो दकमांडा, लरनाई पॉटरी, गारो चुबिच्ची, लद्दाख का सी बुकथ्रोन और अरुणाचल का अरुणाचल याक चरपे। उत्तराखंड की बहुत सारी चीजें आई थी तो ये पता होना चाहिए। काला भात आ गया, बुरांस आ गया, बिचू बूती फैब्रिक आ गया, चमोली वुडन रमन मास्क आ गया और कुछ अदर भी यहाँ पर दिए हुए उनके नाम मैंने आपको बता दिए। इस बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस भी चर्चा में थी जैसे कि होमो नलेदी करके है एक न्यू एविडेंस सजेस्टेड दैट होमो नलेदी एन एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज। होमो नलेदी क्या है? ह्यूमन स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट है, वो बरीड कही गई है, डेथ डेड उनको बरीड किया हुआ है, उनका केव मिला हुआ है। ये ब्यूरियल जो है वो ओल्डर है होमोसेपियन से भी, कितना? एटलीस्ट 1 लाख ईयर्स, हमसे भी बहुत पुराना है। होमो नलेदी के बारे में अगर मैं बात करूं, दे वॉक्ड फुल्ली अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़े होकर चलते थे। एंड हैड हैंड्स दैट वर सिमिलर टू आवर्स, शोल्डर्स वर बिल्ड फॉर क्लाइंबिंग एंड टीथ वर शेप्ड लाइक दैट ऑफ द ओल्डर प्राइमेट्स। हमारे जैसे टीथ नहीं थे, जैसे हमारे पूर्वजों के रहते थे वैसे थे। ठीक है, ये 1/3 ब्रेन के साइज की अगर बात करूं तो बहुत बड़ा था, 1/3 ऑफ दैट मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा बड़ा था, 1/3। तो ये सारे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विमेन औधुवर करके एक आया है, ये तमिलनाडु ने अपॉइंट किया है वुमेन औधुवर इन टेम्पल्स। यहाँ पर वुमेन औधुवर्स को अपॉइंट किया गया है टेम्पल्स में, तमिलनाडु ने। ये सर्विस ऑफ लॉर्ड शिवा बाय सिंगिंग द प्रेजेस फ्रॉम तिरुमुराई इन शैविता टेम्पल। जो है शैविज्म के टेम्पल्स है वहां पर भक्ति करने के लिए शिव जी की यहाँ पर इनको बिठाया जाएगा। तिरुमुराई जो है वो 12 वॉल्यूम कंपेडियम ऑफ सॉन्ग्स है, जो भी इन्हीं सॉन्ग्स को यहाँ पर गाया जाएगा, इसको आपको पता होना चाहिए। इसमें यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट 7 जो इसमें बातें हैं, मतलब स्तुतियां हैं हम ऐसे बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं तेवारम। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट नयनार संत है, सुंदरा, संबंदर और अपार, उन्होंने लिखे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो वुमेन औधुहार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनी काव सागर कंप्लीटेड द 8th बुक, 8वीं बुक इन्होंने लिखी है। इसका 9वां जो एडिशन है वो तोती थीराम ने लिखा है। उसके बाद 10वां जो एडिशन है वो तिरुमुलार ने लिखा है। 11th एडिशन जो है वो नंबी अंदर ने लिखा हुआ है। 12th जो है वो पेरियार पुरमन ने लिखा है, को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसको क्या कहा जाता है, किसने किसको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की सब पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बाली यात्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये होती है। एशिया की लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड होता है बाली यात्रा जिसको कहते हैं। कहाँ पर आयोजित होती है? बैंक ऑफ अ महानदी रिवर इन उड़ीसा। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे इसमें डिटेल में बताना पड़ेगा। बेसिकली बाली यात्रा क्या है? एक हिस्टोरिकल टाइज है बाली इंडोनेशिया के साथ और उसके रिच कल्चर के साथ भारत की। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करें, ज्यादा हमको चीजें नहीं पढ़ना है। किस लेजेंड से एसोसिएटेड है? तो तापोई करके है, विच रिमाइंड्स द ट्रेडिशन मेमोरीज ऑफ अ यंग मैडन वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हर सेलर ब्रदर। ठीक, देन उसके बाद यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलीज करके हुआ था, ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, कर्नाटका का, उसको ऑनर्ड किया गया यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलीज थे, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इसको बोला गया है। ये स्टार्ट हुआ था 2015 से और ये आर्किटेक्चरल अवार्ड है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें और डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद अभिलेख पटल एक लॉन्च किया गया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियंस, एनएआई ने इसके रेफरेंस मीडिया और डिजिटाइज कर दिया, इंटरनेट पे कलेक्ट कर सकते हैं आप इसको। और इन्होंने जो एनएआई का इनिशिएटिव लिया है, ये आर्काइवल रिकॉर्ड अवेलेबल है सारे लोगों के लिए, और एनएआई जो है ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत।
देन वी हैव जतन करके है, एक वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है। जतन क्या है? वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है, डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडियन म्यूजियम्स के लिए। ठीक है, म्यूजियम्स का डेटा हमको कलेक्ट करना है, सीडेक की सहायता से बनाया गया। मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। देन वी हैव यूएस टू रिटर्न ओवर 100 इंडियंस एंटिक्विटीज। यूएस हमको वापस करने वाला है, किस ट्रीटी के अंतर्गत वो पता होना चाहिए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के अंतर्गत जो इन क्रिमिनल मैटर्स में इंडिया और यूएस के बीच में जो भी चीजें चली गई हैं वो एंटिक्विटीज यहाँ पर वापस की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है, ये ध्यान रखेंगे। ये एक्ट आया कब था? 1972 में, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, आटा करके ध्यान रखेंगे, 1972 में आया था। और बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सच आइटम्स विदाउट लाइसेंस होता है फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखेंगे, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, देन उसके बाद ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ है 2023, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। बस थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। बोला गया है कि बुद्धिज्म इन इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा PT 365 आज समाप्त होता है। PT 365 का बेसिकली हमने आर्ट एंड कल्चर वाला खत्म कर लिया है, हमने इसे 6 सेक्शंस में किया है। अगर आपने कोई भी एक आध सेक्शन मिस कर दिया तो प्लीज एक बार जाकर देख लीजिए, पूरा हमने PT यहाँ पर कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट PT जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत दूसरे अच्छे अच्छे वीडियोज भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।